सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वोलिन के शरीर में जागी स्वर्णिम रक्त शक्ति ने उसे गहन रूपांतरण की अवस्था में पहुंचा दिया, जिससे उसका भविष्य और भी उज्जवल हो गया। उधर श्रेक अकेडमी की परीक्षा के समय उसके मित्र और गुरु उसके बिना परीक्षा देने से इनकार करते हुए उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गए। श्रेक अकेडमी महाद्वीप के नंबर 1 शहर में स्थित नंबर 1 अकेडमी थी। ऐसी जगह थी जहां प्रवेश पाने की कामना अनगिनत लोग करते थे। श्रेक अकेडमी का परिसर अत्यंत विशाल था, मानो अपने आप में एक छोटा शहर हो। वास्तव में ये स्थान पहले मूल श्रेक सिटी ही था। बाद में स्पिरिट आइज डुलुओ हुओ युहाओ, जो स्पिरिट पगोड़ा के संस्थापक थे, के विस्तार प्रस्ताव के बाद ही शहर का आकार बहुत बड़ा हुआ। हर 3 वर्षों में श्रेक अकेडमी नए विद्यार्थियों की भर्ती करती थी और ये अवसर आत्मा उपयोगकर्ताओं यानी सोल मास्टर्स के लिए एक भव्य आयोजन माना जाता था। केवल श्रेक अकेडमी की प्रवेश परीक्षा के लिए योग्य ठहरना ही अनेक युवा सोल मास्टर्स के लिए गर्व की बात होती थी। महाद्वीप में एक कहावत तक प्रचलित थी, जो भी सोल मास्टर श्रेक की प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य हुआ, भले ही वो असफल हो जाए, उसे फिर भी उन्नत अकेडमियों द्वारा चुन लिया जाता है। ये कहावत पूरी तरह सत्य पर आधारित थी। जो लोग इस परीक्षा के लिए योग्य होते थे, वे वास्तव में श्रेष्ठतम में से श्रेष्ठ थे। फिर भी इतने उत्कृष्ट परीक्षार्थियों में से भी केवल एक छोटा सा हिस्सा ही श्रेक अकेडमी के बाह्य प्रांगण यानी आउटर कोर्ट में प्रवेश पा सकता था। श्रेक अकेडमी हर 3 वर्षों में केवल 200 बाह्य प्रांगण शिष्यों को स्वीकार करती थी। इन 200 में से 50 स्थान उन लोगों के लिए सुरक्षित होते थे जो आंतरिक प्रांगण की परीक्षा में असफल हो जाते थे। एक समय में केवल 50 लोगों को ही आंतरिक प्रांगण की परीक्षा देने की अनुमति मिलती थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना निस्संदेह सभी का लक्ष्य होता था, किंतु असफल होने पर भी बाह्य प्रांगण में प्रवेश मिल जाता था। साथ ही भविष्य में पुनः आंतरिक प्रांगण में प्रवेश का अवसर भी रहता था। यही कारण था कि स्काईसी अकेडमी के अध्यक्ष लॉन्ग हुआन तियान उन 5 आंतरिक प्रांगण कोटाओं को अत्यंत महत्व देते थे। इसका अर्थ था 5 छात्रों का श्रेक अकेडमी में प्रवेश सुनिश्चित। यदि वे बाह्य प्रांगण के मानकों पर भी खरे न उतरते तो स्वाभाविक रूप से उन्हें निष्कासित कर दिया जाता। श्रेक अकेडमी के इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं थी। जो भी श्रेक अकेडमी के बाह्य प्रांगण से स्नातक होता था, उसे पहले से ही महाद्वीप के शिखर पर खड़े होने योग्य व्यक्ति माना जाता था। महान कुल और संगठन ऐसे लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। किंतु आंतरिक प्रांगण तो प्रतिभाओं का संसार था। आंतरिक प्रांगण से स्नातक होने वाले बहुत कम लोग अकेडमी छोड़ते थे, अधिकांश वहीं रुक जाते थे। शैक्षणिक जगत में ये निर्विवाद सत्य था कि श्रेक अकेडमी के आंतरिक प्रांगण के शिष्य भविष्य में बैटल आर्मर मास्टर बनते थे। हर एक बैटल आर्मर मास्टर फेडरेशन के लिए रणनीतिक महत्व का अस्तित्व होता था। अवश्य ही कुछ छात्र किसी न किसी कारण से आंतरिक प्रांगण छोड़ भी देते थे। ऐसा कोई भी छात्र तुरंत ही संसार की महाशक्तियों का ध्यान आकर्षित करता था। क्योंकि आज श्रेक अकेडमी की प्रवेश परीक्षा की पूर्व संध्या थी, इसलिए शहर के हर सराय और सराय खाने में परीक्षार्थी, उनके शिक्षक और परिवार के मुखिया ठसाठस भरे हुए थे। पूरा शहर लोगों से भर गया था। व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए पुराने प्रश्नपत्र, नियम, आत्मिक वस्तुएं और सोल डिवाइस बेचकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे और सभी को लाभ हो रहा था। श्रेक अकेडमी की प्रवेश परीक्षा की 3 शर्तें थीं। पहली, परीक्षार्थी को किसी बड़े शहर द्वारा भेजा गया होना चाहिए। दूसरी, उसकी आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरी, उसकी आत्मिक शक्ति कम से कम रैंक 25 होनी चाहिए। ये मूल शर्तें थीं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण शर्त वो थी जिसे 20,000 वर्ष पहले निर्धारित किया गया था। श्रेक अकेडमी सामान्य लोगों को स्वीकार नहीं करती थी। इसके विपरीत वे केवल राक्षसों को स्वीकार करती थी। इसीलिए प्राचीन काल से ही श्रेक अकेडमी मॉन्स्टर अकेडमी के नाम से प्रसिद्ध थी। वू झांगकोंग धीरे धीरे श्रेक अकेडमी के पश्चिमी द्वार की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर गंभीर भाव था, किंतु उनकी आंखों की गहराई में कुछ और ही छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था। जब उन्होंने द्वार पर लटके उस पट पर खुदा श्रेक अकेडमी लिखा देखा तो वे अनायास ही रुक गए। उन्होंने होंठ भींच लिए और उनका हृदय लहका सा कांप उठा। शैनी उनके पास आकर खड़ी हो गई। अंदर चलो, गुरु ने इन सभी वर्षों में तुम्हें बहुत याद किया है। तुम दोनों ही बहुत जिद्दी हो जो अब तक सुलह नहीं कर पाए। जब तुमने वापस आने के लिए सहमति दी तो मैं सच में बहुत खुश हुई। वू झांगकोंग ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। वे द्वार की ओर बढ़े। उनकी चाल पहले से कहीं तेज थी, मानो उन्हें डर हो कि कहीं उनका साहस डगमगा न जाए।
श्रेक अकेडमी के पश्चिमी द्वार, जिसे श्रेक आंतरिक नगर भी कहा जाता था, पर गहरे हरे रंग की वर्दी पहने 2 युवक पहरा दे रहे थे। शैनी को देखते ही दोनों ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। वरिष्ठ बहन, ये मेरा मित्र है, कृपया इन्हें प्रवेश की अनुमति दें। कहते हुए उन्होंने एक षटकोणीय धातु की पट्टिका निकाली और उन्हें सौंप दी। युवकों में से एक ने उसे थोड़ी देर देखा, फिर शैनी को सिर हिलाकर रास्ता दे दिया। शैनी और वू झांगकोंग श्रेक आंतरिक नगर में प्रवेश कर गए। मैंने ये प्रवेश टोकन मूल रूप से तुम्हारी उस महिला शिष्या के लिए तैयार किया था। सोचा नहीं था कि अंत में इसे तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब वो सुबह निकली थी तो उसने ये नहीं सोचा था कि वू झांगकोंग उसके साथ लौट आएंगे। वू झांगकोंग मौन ही रहे, उनका मन पहले ही कहीं और भटक चुका था। आंतरिक नगर में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे किसी बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हों। बाहरी नगर की भीड़भाड़ और शोरगुल के विपरीत यहाँ शांति का साम्राज्य था। चौड़ी सड़कें काली ईंटों से बनी थीं और दोनों ओर प्राचीन शैली की लकड़ी की दुकानें सजी थीं। ऐसा लगता था मानो वे 10,000 वर्ष पीछे अतीत में लौट आए हों। ये स्थापत्य शैली हेवन डाउ सिटी से मिलती जुलती थी, किंतु यहाँ इमारतें इतनी सघन नहीं थीं। भवनों के बीच की गलियों और खाली स्थानों में हरियाली उगी थी, जो पूरे नगर को एक सौम्य सौंदर्य प्रदान करती थी। सभी दुकानें खुली थीं, किंतु सड़कों पर लोग बहुत कम थे। वू झांगकोंग ने अपनी गति बढ़ा दी और सीधे नगर के केंद्र की ओर बढ़ गए। शैनी ये उनके साथ साथ चल रही थी। उसकी आंखों में बीते वर्षों की यादें झलक रही थीं। वे दिन जब वो उनके पीछे पीछे आंतरिक नगर की सैर किया करती थी। किंतु वो समय बहुत पहले बीत गया था। अब सब कुछ बदल गया था। जो युवक हमेशा चमकती मुस्कान के साथ रहता था, वो अब स्वर्गीय हिम के समान ठंडा व्यक्ति बन चुका था। श्वेत वस्त्र पहने, नीली तलवार धारण किए। शैनी को याद नहीं कि उसने आखिरी बार वू झांगकोंग को मुस्कुराते हुए कब देखा था। जब उसकी प्रेमिका का निधन हुआ तो उसकी मुस्कान भी जम गई। इसके बाद उसने ईस्ट सी शहर में वर्षों तक एकांत में जीवन बिताया और लौटने से इनकार कर दिया। कभी कभी शैनी को ऐसा लगता था मानो वू झांगकोंग की आत्मा पहले ही मुरझा गई हो और वो केवल अपनी प्रेमिका से किए गए एक वचन के कारण जीवित है, उसका नाम अपने नाम के साथ अपनी बैटल आर्मर में सुरक्षित रखने का वचन। श्रेक अकेडमी छोड़ने के बाद भी वू झांगकोंग ने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रखा। मात्र 32 वर्ष की आयु में वो 7 रिंग सोल सेज बन चुका था। अब वो 3 शब्दीय बैटल आर्मर बना सकता था। शैनी को पूरा विश्वास था कि चाहे ये कार्य कई गुना कठिन क्यों ना हो, वो अपनी अडिग इच्छा शक्ति से इसे भी पूरा कर लेगा। जब उसने उसके शिष्यों से मुलाकात की और देखा कि वो कितनी लगन से उनका मार्गदर्शन करता है, तो वो अत्यंत प्रसन्न हुई। वू झांगकोंग के जीवन में अंत में फिर से कुछ महत्वपूर्ण आ गया था। उसकी प्रेमिका के अतिरिक्त अब 4 और लोग उसके हृदय में स्थान बना चुके थे। वू झांगकोंग अपने शिष्यों के लिए ही अकेडमी लौटा था। कई गलियों से गुजरने और एक परिचित क्षेत्र में पहुंचने के बाद वू झांगकोंग अचानक रुक गए। शैनी उनके चौड़े पीठ से टकरा गई और आश्चर्य से चिल्ला उठी, तुम अचानक क्यों रुक गए? उसने अपनी नाक सहलाते हुए विरोध किया। वू झांगकोंग की ठंडी आंखों में हल्की सी गर्माहट आई जब उसे वो छोटी शिष्या याद आई जो हमेशा उसके पीछे पीछे चला करती थी। वो हमेशा यही बात कहा करती थी। 10 से अधिक वर्ष पलक झपकते ही बीत गए। वो अब पहले वाला वू झांगकोंग नहीं रहा और वो भी पहले वाली मीठी मुस्कान वाली युवती नहीं रही। वे बड़े हो गए थे, परिपक्व हो गए थे, किंतु इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी और उसने सबसे भारी कीमत चुकाई थी। गुरु कहाँ है? वू झांगकोंग ने पूछा। शिक्षक कहाँ है? वू झांगकोंग ने एक बार फिर पूछा और अनजाने में शैनी के बालों को सहला दिया। शैनी की बड़ी सदाबहार हरी आंखों से आंसू बहने लगे। स्तब्ध होकर वो वू झांगकोंग की बाहों में जा गिरी। सीनियर भाई, उसने सिसकते हुए कहा। उसके रोने की दयनीय आवाज़ ने राहगीरों का ध्यान खींच लिया। शैनी के सफ़ेद बाल अकादमी में उसकी प्रसिद्धि को ध्यान में न भी रखा जाए तब भी तुरंत पहचान में आ जाते थे। क्या वो सफ़ेद बाल वाली चुड़ैल सीनियर सिस्टर शैनी नहीं है? उसके साथ क्या हो रहा है? वो तो कभी मुस्कुराती ही नहीं और सारे जूनियर उससे डरते हैं। आज क्या हो गया उसे? वो आदमी कौन है? कितना सुंदर है! अरे, वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आखिर वो है कौन? कानों में पड़ती इन बातों के बीच वू झांगकोंग ने शैनी की पीठ थपथपाई और कहा, चलो। शैनी ने शर्माते हुए सिर उठाया। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी। आप अभी भी मेरे सीनियर भाई हैं ना? वो झांगकोंग ने कड़वी सी मुस्कान बनाने की कोशिश की। ये मेरे हाथ में नहीं है, चलो। कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए आंतरिक नगर के केंद्र की ओर बड़े बड़े कदमों से चल पड़ा। शिक्षक इनर कोर्ट में है, शैनी ने धीरे से कहा, आंसू पोंछते हुए। इनर कोर्ट, ये शब्द सुनते ही वू झांगकोंग का शरीर कांप उठा। ये शब्द कभी उसके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इसके लिए उसने अथक परिश्रम किया था, लेकिन इसी कारण उसने ये भी
जोर से गहरी सांस लेते हुए वू झांगकोंग ने अचानक शैनी का हाथ छोड़ दिया और पागलों की तरह सड़क पर दौड़ पड़ा। वो तेजी से इनर सिटी के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ा। उसके परिश्रम से आसपास की हवा ठंडी होती जा रही थी। शैनी भी तुरंत उसके पीछे दौड़ी। जल्द ही एक ऊंची काई जमी हरी दीवार से घिरी इमारत दिखाई दी। दीवार इतनी ऊंची थी कि उसके भीतर क्या है कोई देख नहीं सकता था, और वो एक भव्य मेहराब पर आकर मिलती थी। मेहराब के ऊपर लटके बोर्ड पर लिखा था इनर कोर्ट। इनर कोर्ट के द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था। फिर भी जैसे ही वू झांगकोंग उस पट्टिका के पास पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। उसके शरीर का हर रेशा जैसे जम गया हो, मानो उन शब्दों में अनंत जादुई शक्ति समाई हो। ये निःसंदेह श्रेक अकादमी का पौराणिक इनर कोर्ट था, वो स्थान जिसकी ख्याति पूरे महाद्वीप में थी, जहां प्रवेश पाने की अगिनत आत्मा गुरु आकांक्षा करते थे। यही वो स्थान था जिससे फेडरेशन भी भयभीत था। इनर कोर्ट हरियाली से आच्छादित था। केवल वही प्रतिभाशाली लोग जिन्हें प्रवेश का सौभाग्य मिला था जानते थे कि ये किसी विशाल उद्यान जैसा प्रतीत होता है। यहाँ पहरेदारों की आवश्यकता नहीं थी, केवल नाम ही पर्याप्त डर पैदा करता था। सीनियर भाई, शैन ये उसके पास आकर रुकी। मुझे वो मत कहो, मैं अब तुम्हारा सीनियर भाई कहलाने योग्य नहीं हूँ। अगर शिक्षक ने सुन लिया तो तुम्हें दंड मिलेगा। ये कहते हुए वू झांगकोंग घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। नीले तलवारधारी, श्वेत वस्त्र पहने वो अहंकारी और कठोर व्यक्ति मानो जेड के स्तंभ और स्वर्ण पर्वत धराशाही हो गए हों, इनर कोर्ट के द्वार के सामने घुटने टेक चुका था। शैनिये का हृदय कांप उठा, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने केवल इतना कहा, यहीं प्रतीक्षा कीजिए सीनियर भाई, मैं शिक्षक को बुलाकर लाती हूँ। एक गहरी सांस लेकर वो हवा की तरह इनर कोर्ट के भीतर चली गई। घुटनों पर बैठे बैठे वू झांगकोंग की भावनाएं धीरे धीरे शांत होने लगी। एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। ठंडी हवा चली जिसमें श्रेक अकादमी की विशिष्ट प्राकृतिक सुगंध घुली हुई थी। यहाँ की हवा नम और सुवासित थी, जो लोगों के हृदय में सदा शांति और ऊष्मा भर देती थी। आखिरकार मैं लौट आया। 13 वर्ष बाद आज मैं वापस आया हूँ। घुटनों पर बैठा वू झांगकोंग महसूस कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। 13 वर्ष पहले मैं बहुत आवेगी और अहंकारी था, अब मैं समझता हूँ, लेकिन जो खो गया क्या वो वापस मिल सकता है? मुझे माफ़ करना बिंगर, मुझे माफ़ करना शिक्षक, सब मेरी ही गलती थी। बिंगर, मेरा इंतज़ार करना, मैं अपने नाम को अपनी बैटल आर्मर के साथ सुरक्षित रखूँगा। हम सदा साथ रहेंगे। जब तक तुम चाहोगी मैं सब कुछ बलिदान करने से भी नहीं हिचकूंगा। समय धीरे भी बीत रहा था और तेजी से भी। जब शैनयी लौटी, वू झांगकोंग अब भी अपनी यादों में डूबा हुआ था। वो उसके पास आई, उसका चेहरा पीला था। कुछ दूरी पर आकर उसके कदम रुक गए। कुछ क्षणों बाद उसने साहस जुटाया और उसके सामने खड़ी हुई। शिक्षक आपसे मिलना नहीं चाहते, शैनयी की आवाज़ कांप रही थी। धन्यवाद, वू झांगकोंग ने शांति से उत्तर दिया। वो वैसे ही घुटनों पर बैठा रहा। शैनयी हिचकी, फिर बोली, शिक्षक ने कहा उसे वहीं घुटनों पर बैठे रहने दो। वू झांगकोंग ने सिर उठाया और कांपते हुए उसे अविश्वास से देखा। वो इसलिए कांप रहा था क्योंकि वो जानता था शिक्षक का क्रोध डरावना नहीं है, पर उनकी उपेक्षा है। जब तक शिक्षक उससे नाराज है तब तक उसके पास अवसर है। धन्यवाद शैनये, वू झांगकोंग ने होंठ भींच लिए और भी सीधे होकर बैठ गया। अभी घुटनों पर बैठे रहिए सीनियर भाई, शैनये ने कहा। आप शिक्षक को जानते हैं, उनके शब्द कठोर होते हैं पर दिल नर्म है। जब मैंने बताया कि आप लौट आए हैं तो एक पल के लिए उनके चेहरे पर खुशी की झलक दिखी थी। वो छिपा नहीं सके। वो आज भी आपकी परवाह करते हैं। थोड़ी और कोशिश से वो आपको माफ़ कर देंगे। वू झांगकोंग ने धीरे से सिर हिलाया। मैं उनके क्षमा के योग्य नहीं हूँ, पर अपने शिष्यों के लिए मैं तुमसे विनती करता हूँ। ये कहकर शैनये फिर से इनर कोर्ट में चली गई। सूरज उगने वाला है। शिक्षक वू अब तक क्यों नहीं लौटे? शिये बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। वू झांगकोंग के जाने के बाद उन्होंने एक बार फ़ोन किया था और कहा था कि वो कुछ काम निपटा रहे हैं और उन्हें तांग वुलिन की गहरी साधना में बाधा न डालने के लिए अपने कमरों में लौट जाना चाहिए। लेकिन इसके बजाय तीनों वू झांगकोंग के कमरे में ही रुक गए और तांग वुलिन के जागने की प्रतीक्षा में ध्यान लगाने लगे। उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर झांका, लेकिन जैसे ही उन्होंने तांग वुलिन को नहाने के टब में नग्न देखा, गु युए और शू शियाओयान के चेहरे लाल हो गए। गु युए ने तुरंत अपने हाथों से शू शियाओयान की आंखें ढक लीं, जबकि उसकी अपनी आंखें दृश्य को निहारती रहीं।
कुछ ही पलों बाद शिए शिए ने नैतिकता का परिचय देते हुए दोनों को वहां से खींच लिया और उस आंखों की दावत से वंचित कर दिया। तांग वुलिन ध्यान में मग्न था और वू झांगकोंग अनुपस्थित थे। शिए शिए का हृदय उथल पुथल में था। हालांकि उसने तांग वुलिन के साथ रहने का निश्चय कर लिया था, फिर भी प्रवेश परीक्षा देना सबसे अच्छा परिणाम था। वे अभी 13 वर्ष के थे। 3 साल बाद वे 16 वर्ष के हो जाते और तब श्रेक अकादमी की प्रवेश परीक्षा देने के लिए बहुत बड़े हो जाते। ये उनका एकमात्र अवसर था, जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर। गु युए, जो तीनों में सबसे शांत थी, कुर्सी पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। तांग वुलिन को स्नान करते देखे जाने के बाद से वो किसी बात पर विचार कर रही थी। बस इंतजार करते हैं, शू शियाओयान ने धीरे से कहा। शिए शिए, क्या तुम गोल गोल घूमना बंद कर सकते हो? हमने अपना निर्णय कर लिया है। अगर हम परीक्षा नहीं भी दे पाए तो इस यात्रा को छुट्टी ही मान लेंगे। वैसे भी हम छुट्टी पर ही हैं। जब कैप्टन जागेगा तो हम श्रेक अकादमी घूमेंगे। कम से कम उससे रात का खाना तो खिला ही सकते हैं। इतना कंजूस है कि उसके गाल जरूर दुखेंगे। ये सोचकर वो खिलखिला उठी। शिए शिए ने अजीब सा चेहरा बनाया, क्योंकि वो जानता था कि ये सच है। बुनियादी ज़रूरतों के अलावा तांग वुलिन ने कभी पैसे खर्च नहीं किए। उसका सारा पैसा बचत में चला जाता था। बाहर खाना उसे बहुत महंगा लगता था। जैसे जैसे आसमान उजाला होने लगा, शिए शिए की बेचैनी कम हो गई। वो जानता था अगर तांग वुलिन उसी पल जाग भी जाए तब भी बहुत देर हो चुकी थी। उनकी सराय श्रेक अकादमी से काफ़ी दूर थी और परीक्षा 1 घंटे में शुरू होने वाली थी। अभी निकलते तब भी वे समय पर नहीं पहुंच पाते। छूट गई तो छूट गई, थोड़ा पछतावा जरूर होता, लेकिन उन्होंने ये निर्णय मिलकर लिया था। श्रेक अकादमी से अधिक उन्होंने अपने साथियों को महत्व दिया। अचानक गु युए की आंखें खुली और उसने शिए शिए की ओर देखा। मैं आगे से तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी। क्या? उसके इस अचानक कथन से शिए शिए पूरी तरह हैरान रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? जी शिए ने संदेह भरी नजर से उसकी ओर देखा। गु युए ने कहा, मेरा अनुमान है कि तुम्हें एक पुरुष ही माना जा सकता है। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ छलक रही थी। क्या तुम कह रही हो कि तुम पहले मुझे लड़की समझकर बर्ताव करती थी? गु युए खिलखिलाई। उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। तुम इसे जैसे चाहो वैसे समझ सकते हो। तभी शू शियाओयान जी शिए के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम असल में बहनों का एक समूह है। अगर बड़ी बहन गु युए ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। जी शिए ने झुंझलाकर आंखें घुमाई और किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया। तुम लड़कियां हमेशा मुझे ही तंग करती रहती हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वुलिन से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करोगी। खैर छोड़ो, मुझे भूख लग रही है। तुम दोनों यहाँ उसकी रखवाली करो, मैं नाश्ता लेने जाता हूँ। कुछ मंगवाना है? गु युए ने सिर हिलाया। मुझे मांस, स्टीम्ड बन, जूस और दही चाहिए। हाँ, और कुछ सब्जियां भी। शू शियाओयान उंगलियों पर गिनते हुए बोली, मुझे ब्रेड, जैम, दही और एक तला हुआ अंडा चाहिए। नहीं, 2 अंडे। आखिर मैं अभी बढ़ रही हूँ। जी शिए ने कहा, हाँ बिल्कुल, तले हुए अंडे जितनी गोल। इतना कहकर वो तुरंत भाग खड़ा हुआ, क्योंकि उसे पता था कि अगर देर की तो शू शियाओयान का गुस्सा फूट पड़ेगा। उसके जाने के थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी जल्दी वापस आ गया? शू शियाओयान भुदभुदाई और दरवाजा खोलने चली गई, लेकिन बाहर जी शिए नहीं बल्कि कल वाली सफ़ेद बालों वाली महिला खड़ी थी। ओ, आप है? आंटी, शिक्षक वू कहाँ है? शू शियाओयान ने पूछा। शेन ये कमरे में दाखिल हुई। तुम्हारे शिक्षक ठीक है, वे अभी अकादमी में तुम्हारे लिए कुछ मामलों को निपटा रहे हैं। क्या तुम्हारा कप्तान अभी तक जागा है? शू शियाओयान ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। शेन ये ने हल्की सी आह भरी। तो हमें इंतजार करना होगा। जब वो होश में आएगा मैं तुम सबको वहां ले चलूंगी। उलझन में शू शियाओयान ने पूछा, हमें ले चलेंगी? लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। शेन ये ने हल्की मुस्कान के साथ शू शियाओयान के बाल सहलाए, ठीक वैसे ही जैसे एक दिन पहले वू झांगकोंग ने किया था। चिंता मत करो, तुम्हारे शिक्षक सब तय कर चुके हैं। तुम्हारी परीक्षाएं शायद थोड़ी कठिन हो, लेकिन तुम्हें आखिरी मौका मिलेगा। जैसे ही तुम्हारा कप्तान जागेगा हम रवाना होंगे। सच में? ये तो कमाल है। शिक्षक वो सबसे बेहतरीन है। शू शियाओयान खुशी से उछल पड़ी। हालांकि उन्होंने तांग वुलिन के लिए परीक्षा त्याग दी थी, लेकिन दोनों चीजें मिल जाना सबसे अच्छा परिणाम था। इस जिंदगी में एक बार मिलने वाले अवसर को खो देना किसी त्रासदी से कम नहीं होता। गु युए ने हैरानी से शेन यी को देखा। उसे दूसरी बार मौका मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगा मानो उसके दिल से कोई भारी पहाड़ उतर गया हो। स्नानगार में तांग वुलिन अब भी टब में भीगा हुआ था। पानी की गर्मी कम हो चुकी थी, लेकिन अब भी गुनगुना था। सुनहरी धुंध हवा में इकट्ठा हो रही थी, उसके शरीर को एक चमकदार आभा में लपेटे हुए। क्या मैं सफल हो गया हूँ? अपनी आध्यात्मिक दुनिया में तांग वुलिन ने खुद को फिर उसी रहस्यमय सभागार में खड़ा पाया।
पहली मुहर की तुलना में दूसरी मुहर को तोड़ना कहीं आसान था। शुरुआत में उबलते जीवित रहने जैसा दर्द हुआ, लेकिन जल्द ही वो उसके अभ्यस्त हो गया। उसका रक्त पूरे शरीर में उन्मत्त गति से दौड़ने लगा, जैसे उसका शरीर रूपांतरित हो रहा हो। इसके बाद पूरी प्रक्रिया लगभग दर्द रहित हो गई। फिर उसके भीतर एक रहस्यमयी अनुभूति भर गई। पहली बार की तरह उसकी इंद्रियां सुन्न हो गई। वो स्थिति को समझ पाने में असमर्थ था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर कुछ टूट गया है और खतरे के जबड़े उसके चारों ओर कसते जा रहे हैं। पहली मुहर टूटते समय उसने असहनीय पीड़ा झेली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर फट जाएगा, और उस हालत में मौत भी एक राहत लग रही थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। यद्यपि उसे लगा कि कुछ इसके शरीर में भर रहा है, फिर भी फटने जैसा एहसास नहीं हुआ। दर्द केवल नाम मात्र का रह गया। क्या मैं सफल हो गया हूँ? ओल्ड टैंग ने कहा। बिल्कुल, तुम सफल हो गए हो। एक चमक के साथ ओल्ड टैंग उसके पास प्रकट हुए। उनका शरीर पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और मानवीय लग रहा था। ओल्ड टैंग मुस्कुराए। कैसा महसूस कर रहे हैं? तांग वुलेन ने कहा। अच्छा, पहली बार जितना दर्द नहीं हुआ। ओल्ड टैंग बोले, क्योंकि इस बार तुम ज्यादा तैयार थे। पिछले 3 वर्षों में तुम्हारे शरीर और आत्मशक्ति ने जबरदस्त प्रगति की है। खासकर नई साधना विधि के कारण तुम्हारी आत्मशक्ति संकुचित होकर और भी अधिक शुद्ध हो गई है। इससे तुम्हारी नाड़ियां मजबूत हुईं और अधिक भार सहने योग्य बनी। साथ ही तुमने उच्च स्तरीय आत्मिक वस्तुएं भी पाईं। इन सभी कारणों ने प्रक्रिया को आसान बना दिया। तांग वुलेन खुशी से बोला, ये तो शानदार है। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। ओल्ड टैंग, इस बार मेरे शरीर में क्या बदलाव आया है? मुझे याद है आपने कहा था कि एक अच्छा सा सरप्राइज मिलेगा। बिल्कुल एक सरप्राइज है, लेकिन तुम्हें उसे खुद अनुभव करना होगा। फिलहाल उस पर ध्यान देने के बजाय मैं सुझाव दूंगा कि तुम जल्द ही तीसरी मुहर तोड़ने की तैयारी पर ध्यान दो। तांग वुलेन हंसा। अंतिम समय सीमा तो 20 साल की है ना? मेरे पास अभी 6 साल है। तैयारी के लिए ये काफी समय है। ओल्ड टैंग ने भौएं चढ़ाई। किसने कहा कि तीसरी मुहर की समय सीमा 20 साल है? तांग वुलेन हक्का बक्का रह गया। लेकिन क्या ऐसा नहीं है? हर मुहर के बीच 5 साल का अंतर होना चाहिए। मैंने दूसरी मुहर 1 साल पहले ही तोड़ ली। 5 जोड़ 15 यानी 20 साल। ओल्ड टैंग ने कहा। नहीं, गणना ऐसे नहीं होती। अगली मुहर तुम्हें 16 वर्ष की उम्र तक तोड़नी होगी, यानी तुम्हारे पास केवल 3 साल है। दूसरी मुहर के लिए 15 वर्ष अंतिम सीमा थी। जितनी जल्दी तुम मुहर तोड़ते हो, अगली मुहरें उतनी ही आसान होती हैं। अगली मुहर की गिनती पिछली मुहर टूटते ही शुरू हो जाती है। तांग वुलेन स्तब्ध रह गया। क्या आप कह रहे हैं कि हर बार मुहरों के बीच का समय कम होता जाएगा? ओल्ड टैंग ने कहा। हाँ, और आगे चलकर तुम पर भारी दबाव रहेगा। ये चौंकाने वाला सच तांग वुलेन के चेहरे से मुस्कान मिटा गया। अगर हर बार समय कम होता गया और कुल 18 मुहरें हैं, तो आगे कितनी कम अवधि मिलेगी? और अगर वो किसी मुहर को समय पर नहीं तोड़ पाया, तो शायद उसकी मौत तय है। भविष्य में किसी मुहर को तोड़ने के लिए न्यूनतम समय कितना होगा? ओल्ड टैंग ने कहा। हर बार तैयारी का समय 3 महीने कम हो जाएगा। 9वीं मुहर के बाद तुम्हें हर मुहर के लिए केवल 1 साल मिलेगा। तांग वुलेन ने लंबी सांस ली। 9वीं के बाद हर मुहर के लिए सिर्फ 1 साल? क्या वो ये कर पाएगा? भले ही उसने 2 मुहरें तोड़ दी हों, लेकिन अब जाकर उसे उनकी भयावहता का सही एहसास हुआ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगली मुहर के लिए तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन उससे पहले ये याद रखना, अगले 3 वर्षों में जितनी अधिक तुम्हारे शरीर और आत्मशक्ति की प्रगति होगी, मुहर खोलना उतना ही आसान होगा। अगर तैयारी अधूरी रही, तो तुम्हें एक भयंकर विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, और शायद। तांग वुलेन ने चुपचाप सिर हिला दिया। वो ओल्ड टैंग का संकेत समझ गया था। उसके मन में कई आत्मिक वस्तुओं के नाम उभरे। उसने पहले उनके उपसर्ग चेक किए और ये देखकर राहत की सांस ली कि वो 6 वर्षीय आत्मिक वस्तुएं थी। अगर वो 10,000 वर्षीय होती तो वो वहीं हार मान लेता।